आ जाओ नहीं तो। सबसे पहले एप्टेड एजुटेक अमरावती के डायरेक्टर चेयरमैन श्री कृष्ण टोंगसे सर, आज उनका वार दिवस है, जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनका आशीर्वाद लेके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। उपस्थित सभी रसिक श्रोता, विद्यार्थी, ऑनलाइन जुड़े हुए सभी लोग, आप सभी का यहाँ पे एप्टेड एजुटेक अमरावती की तरफ से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब से पता चला है कि एमपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है वो राइटिंग होगी है, आधे लोगों ने सर कोशिश कर ली कि कुएं में जाके कूद जाएंगे, आलिया भट्ट की पिक्चरें देख के खुदकुशी करने की कोशिश चालू कर दी। बट मित्रों, वास्तविकता क्या है? इतना डर हमारे मन में बैठा के रखा है, बट वास्तविकता को जब हम जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य परीक्षा और राइटिंग जो है इसका ना बस हवा बना के रख दिया है। इतना सिंपल, इतना इजी है कि मैं लिटरली आपको अभी यहां बता देता हूं, दावा कर देता हूं कि जो मुख्य परीक्षा जो पहला पैटर्न था उससे कहीं आसान राइटिंग वाला पैटर्न जो है ये वास्तविक तौर पे होता है। इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ शब्दों में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी एमपीएससी का मुख्य का जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम हो गया है, मार्किंग जो है यहाँ पे सेम हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पे एमपीएससी में जो आपका मेंस का जो निका सिलेबस है उसमें टेंटेटिव जो मार्किंग है वो है 1750। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 275 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनल जो आपका वैल्यूएशन होगा वो होगा 2025 मार्क्स में से। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपके 1750 मार्क्स जो यूपीएससी में भी सेम है, एमपीएससी में भी सेम है। अब ये जो राइटिंग जो नहीं के यहाँ पे हमें करनी है ना, इसको लेकर ही पूरा प्रपंच, पूरा जो सेशन है यहाँ पे होने वाला है। एक दो सांस में सेशन जो है मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। ये पैटर्न क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और हमें डरने की जरूरत क्यों नहीं है, गजानन सर, अमोल सर, श्री कृष्ण सर, यही यहाँ पे आज स्पष्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से समझ लो ये जो पैटर्न है क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे बहुत बड़े दृष्टिकोण है। आप सभी लोग यहाँ पे, ये लेक्चर कहाँ पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है लेक्चर? अमरावती में हो रहा है। अमरावती कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, राइट। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आप क्या करते हैं, किसी विषय को बहुत संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं, वास्तविक दृष्टिकोण है मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। आप यहाँ पे चले जाएंगे यूपीएससी की तरफ। यूपीएससी के 2023 के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे कि कौन से स्टेट से कितने बच्चे जो है यहाँ पे पास हुए, अगर आप रेशो निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो दिल्ली से पास होते हैं, उसके बाद बच्चे पास होते हैं उत्तर प्रदेश से, उसके बाद बच्चे पास होते हैं बिहार से, उसके बाद बच्चे पास होते हैं तमिलनाडु से, हरियाणा से, इन राज्यों से। ये क्लियर हो गया? अब मैं आपको यहां पे क्यों बता रहा हूं, मैं आपको यहां पे इसलिए बता रहा हूं, ये रेशो महाराष्ट्र का भी रेशो ठीक ठाक है, बट यहां पे महाराष्ट्र कहां पे लैग कर रहा था, महाराष्ट्र पिछले 6 से 8 सालों से उसका पुराना पैटर्न कि एमपीएससी में क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे और उसके ऊपर निके एग्जाम ली जाती थी। ये 4 राज्यों से यूपीएससी के मैक्सिमम रिजल्ट इसलिए आते थे क्योंकि कई सालों से इन राज्यों का जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो यूपीएससी के पैटर्न पे रखा गया था। अब महाराष्ट्र के साथ क्या लेक्यून आता, महाराष्ट्र जो मुख्य परीक्षा ले रहा था उसका पैटर्न अलग था। अब जब महाराष्ट्र के विद्यार्थी यूपीएससी का परीक्षा देते थे तो उनको ऑब्वियसली काफी ज्यादा डिफिकल्ट जाता था क्योंकि स्टेट का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस और पैटर्न जो है बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता था। इस वजह से आप देखते थे इन स्टेट्स के जो विद्यार्थी है यूपीएससी में ज्यादा सिलेक्ट होते थे। ये क्लियर हो गया, मुद्दा समझ में आ गया? अब हुआ क्या, ये पैटर्न सिलेक्ट क्यों किया गया? अब मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे भारत में, महाराष्ट्र में विशेष तौर पे, जब मुख्य परीक्षा में अमोल सर ने क्या ये आ गया कि पेपर लिखना पड़ेगा, बहुत से लोग ने क्या हाथ में नहीं क्या पर्चे वर्चे लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने सड़क पे उतर गए। बट वास्तविकता में यहाँ पे आपको बताता हूं कि इन राज्यों में कई सालों से उनके मुख्य परीक्षा में राइटिंग पैटर्न ऑलरेडी है। मतलब इन राज्यों में यूपी, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, आप किसी भी स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम है उसके मुख्य परीक्षा का अगर आप सिलेबस पैटर्न देखेंगे उसमें कई सालों से आंसर राइटिंग वाला पैटर्न क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब आप मोटे तौर पे समझ लो महाराष्ट्र कहना कि पीछे पड़ रहा था, तो बदल जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या था, आवश्यकता, ताकि बाकी राज्यों में ऑलरेडी मुख्य परीक्षा में राइटिंग पैटर्न से एग्जाम ली जाती थी, महाराष्ट्र में नहीं था। तो 2025 में गॉड ग्रेस से हमने मुख्य परीक्षा में राइटिंग का पैटर्न क्या किया है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये क्लियर हुआ? अब इसका पहला फायदा क्या होगा कि जो विद्यार्थी एमपीएससी नए पैटर्न से परीक्षा की तैयारी करते हैं वो इक्विवेलेंट यूपीएससी की भी लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए।
ये एक फायदा यहाँ पे आपको देखने में मिलता है। दूसरा सर ने के यहाँ पे पवन सर, यहाँ पे विद्यार्थी डर जाते हैं कि भाई राइटिंग तो हमें आती नहीं है, हम कैसे लिखेंगे। ये इतना बड़ा नहीं के टेंडर है ना, इससे बड़ा टेंडर अमोल सर मैंने सुना ही नहीं। मतलब हम मुख्य परीक्षा में पेपर लिखेंगे कैसे। मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेजुएशन हुए कितने विद्यार्थी है? ऑलमोस्ट सर सभी ने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लिया। मुझे बताओ कितने लोगों की ग्रेजुएशन परीक्षा ऑब्जेक्टिव हुई थी? अनलेस एंड अनटिल अगर आपने लॉकडाउन में ऑनलाइन पेपर देख देख के लिखा होगा वो अलग पार्ट है, बट आपके ग्रेजुएशन के पेपर देख लो, 10वीं के पेपर देख लो, 12वीं के पेपर देख लो, हुई कोई पेपर ऑब्जेक्टिव? मतलब सर ये बच्चे 10 सालों से डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, और जब एमपीएससी में मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग आ जाती है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना चालू कर देते हैं। तो ये एस्केपिज्म है। 10 साल से हम आंसर लिख लिख के ही पास हो रहे, और यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया तो यहाँ पे कुएं में कूदने जा रहे, वो भी जिसमें पानी नहीं है सर। ठीक है, तो ये वास्तविकता है। तो इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। राहत इंदौरी का बहुत अच्छा शेर है कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। बात भी यही कुछ है कि अफवाह है कि एमपीएससी मुख्य परीक्षा का पैटर्न काफी डिफिकल्ट है, लोगों ने उसको फैला फैला कर, अफवाह फैला फैला कर ही क्या कर दिया, डिफिकल्ट कर दिया। अब आते हैं सीधा मुद्दे की तरफ कि आंसर अच्छे लिखे कैसे जाते हैं। समझ में आ गया? बहुत इजी चीज है, इसको हमने के काफी शॉर्ट में काफी सहजता से जो है यहाँ पे देखने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो आपका पैटर्न है, अच्छे आंसर कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, सीधा मुद्दे के ऊपर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। अगर आप लोग बुक पेन लेके बैठे हुए, निश्चित तौर पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है कि किस तरीके से अच्छे आंसर जो है यहाँ पे लिखे जाते हैं। क्लियर हुआ? अब अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे पहली जो शर्त होती है, सबसे पहली जो शर्त होती है, हम ये समझ ले कि सबसे पहले हम प्रश्नों को समझ ले। सबसे पहले जो भी प्रश्न जो है आपको मेंस में पूछा जा रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से समझ ले कि आपको पूछा क्या गया है। आप यूपीएससी देख लो, एमपीएससी देख लो, जब आप मुख्य परीक्षा देंगे 25 से, तो आपको नहीं कि एक पेज आएगा, पेज में टेंटेटिव आपको 200 शब्द लिखने की क्षमता वाला एक नहीं क्या पेज दे दिया जाएगा। उसमें आपको 200 शब्दों में क्या करना होगा, आंसर राइटिंग करनी होगी। अब इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपको प्रश्न पूछा गया है वही आपको यहाँ पे लिखना है। हमारी आदत होती है पवन सर, अमोल सर, हमारी आदत होती है, हमको पूछा क्या जाता है। मैं अगर किसी विद्यार्थी को पूछता हूँ ना सर कि ऐसी आज क्या खा लिया, ठीक है, तो वो शुरू कहाँ से करता है कि सुबह मुझे ठीक नहीं लग रहा था, फिर आज तो फिर मैंने ब्रश ही नहीं किया, और फिर बाद में मम्मी ने चिल्लाया तो मैंने खिचड़ी पका के खा ली। मैंने उसको पूछा क्या था कि तूने क्या खाया, तो उसने जवाब क्या देना चाहिए था, मैंने खिचड़ी खाई है। बट वो ही नहीं बताता, वो सुबह से कहानी बताना शुरू करता है। यहाँ पे वर्ड लिमिट होती है 200 वर्ड्स की या 150 वर्ड्स की। अब टेंटेटिव ये भी आपको आइडिया दे देता हूँ 200 शब्द मतलब क्या। आप जो रजिस्टर लेके बैठे हुए ना यहाँ पे, टेंटेटिव एक रजिस्टर में एक लाइन में अगर आप 5 शब्द लिखते हैं और एक रजिस्टर पे 20 लाइन होती है, समझ में आ गया? तो टेंटेटिव वहां पे एक पेज के ऊपर सामने के 100 शब्द आ रहे हैं, पीछे के नीचे पेज के ऊपर आपके 100 शब्द आ रहे हैं। मतलब पेज सामने से और पीछे से अगर आप लिखते हैं तो वो होते हैं 200 शब्द। तो आपको जब प्रैक्टिस करनी है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से करनी है कि आपको जो भी पूछा गया है आप उस डायमेंशन में लिखने का यहाँ पे प्रयास करें। अब यूपीएससी एमपीएससी के जो मुख्य परीक्षा होते हैं ना सर, उसमें ऐसे लाइन दिए हुए नहीं रहते कि भाई ये लाइन में लिखो रे भाई, समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पेज है ना आपको कोरा दे दिया जाता है। अब ये जो पेज है ये आपको यहाँ पे प्रश्न दिया रहेगा अमुक टमुक वगैरह वगैरह। अब इसका जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग करते वक्त आपको ये जो नीचे पन्ना है पूरा कोरा है, इसमें लाइन वगैरह की व्यवस्था नहीं है। आप बोलेंगे चले जाएंगे, कुछ लोग पहली बार पवन सर मेंस देने चल जाएंगे, ठीक है, इन्विजिलेटर के पास चल जाएंगे, खराब कॉपी मिली मुझे, मेरी इसमें लाइन ही नहीं, अब मैं केस ही करता, पैसे तो पूरे पूरे ले लिए थे एमपीएससी वालों ने, ये नाइंसाफी है, मैं खुदकुशी कर लूंगा। अरे भाई उसमें लाइन रहती नहीं है, समझ में आ गया? इसलिए आपको कोरे जो पेज है बहुत से विद्यार्थी लेकर आए हैं, लेटर लिखने का उनको अच्छी आदत है, तो ये जो सारे लोग हैं अब इनको ख्याल में रखना है कि अक्षर लिखने का जो पैटर्न है सबसे पहले आपको यहाँ पे सीधा जाए ये इंश्योर करना है। कुछ लोग यहाँ पे नहीं के सर पहाड़ चढ़ेंगे, ठीक है, कुछ लोग नहीं के यहाँ पे नदियां उतारेंगे, समझ में आ गया? तो आपके मेक श्योर करना है आपका आंसर राइटिंग सीधा हो। और मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई है कि जो पूछा है उतना ही लिखे, ना ज्यादा ना कम। क्लियर हो गया? सबसे पहली चीज क्या करनी है, कोई भी प्रश्न पूछा गया है, समझ में आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जीएसटी का क्या परिणाम गिरा,
अगर आपको ये पूछा गया है तो आप यहाँ पे बच्चे का फंसेंगे, यहाँ पे उसको जीएसटी पता है, वो जीएसटी के ऊपर लिखते बैठेंगे। पूछा क्या गया है पवन सर कि परिणाम क्या हुआ। मैं अक्सर ये बात बताता हूँ मुख्य परीक्षा के बारे में, जब भी आंसर राइटिंग की बात होती है, एक बच्चे को कहा जाता है कि कल मैं आपकी ऐसे की टेस्ट की परीक्षा लूंगा, ठीक है, घर पे जाके प्रिपरेशन कर लेता है, उसके घर वाले उसको एक ऐसे एक कहानी लिखवा के देते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए देखो नहीं क्या तेरी जो टीचर है ना वो नहीं क्या ऐसे बताने वाली है, आग लग गई इस विषय के ऊपर, तो आग लग गई इस विषय के ऊपर वो ऐसे कहानी पाठ करके आ जाता है। अगले दिन जब नहीं क्या वो क्लास में जाता है, क्लास में जो है ना वो नहीं क्या टीचर बोलते कि तुझे ऐसे बोलना है, लिखना है, भाषण देना है, और भाषण का विषय है मेरी पहली सहल, मेरी पहली ट्रिप। अब नहीं क्या ये पाठ करके आया था ऐसे, कौन से विषय के ऊपर, आग लग गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ट्रिप आ गई यहाँ पे मेरी पहली ट्रिप के ऊपर। अब नहीं क्या शुरू करते साला यहाँ पे आग कैसे लगाओ, तो ये चालू करता कि हम सब बच्चे बस में बैठे, इंदौरी पोहे तर्री खा के बैठे, और वहां से नहीं क्या हम चिकलदरा गए, चिकलदरा की खाई वाई घाट वाट सब अच्छे लग रहे थे, और अचानक से नहीं क्या हम वहां पे नहीं क्या कैंटीन में खाना खाने बैठे, और वहां पे फट गया सिलेंडर, फिर लग गई आग, फिर आग लग गई वाला उसने ऐसे चालू कर दिया। तो हमें यहाँ पे ये नहीं करना है कि जो हमें पता है वो नहीं कि आंसर राइटिंग में हमें नहीं डालना है। ये क्लियर हो गया। आंसर राइटिंग में जो पूछा गया है वही एक्सपेक्टेड है यूपीएससी वालों को, वो आपसे बहुत ज्यादा जानकार लोग हैं, आपका पेपर चेक करने वाले हैं, अब उनको आप अतिरिक्त जानकारी देंगे ना, तो समझ में आ गया। तो एक तो वो पेपर जो है ना आपका कहीं ना कहीं फेंक ही देंगे, निश्चित तौर पे ये होने वाला है। ये मुद्दा समझ में आ गया। अब जब भी आप आंसर लिखते हैं ये कोशिश करो, अभी मैंने वही क्वेश्चन बताया, जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या परिणाम हुआ, समझ में आ गया। कुछ कुछ लोग सर ने क्या पॉजिटिविटी की गोलियां खा के बस क्या करेंगे, जीएसटी के अच्छे परिणाम लिख लेंगे, तो ये हमें अवॉइड करना है। किसी भी विषय के ऊपर उसका सकारात्मक परिणाम और उस विषय के नकारात्मक परिणाम, इसके बीच हमें संतुलन बनाने का यहाँ पे प्रयास करना है। पहला पॉइंट मैंने बताया, जितना पूछा गया है उतना ही लिखो, ना ज्यादा ना कम। कोशिश करो किसी विषय के सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, इन सभी को आप स्पष्ट करने की क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये मुद्दा समझ में आ गया। चलते हैं आगे की बात की तरफ। अब जब हम यहाँ देखते हैं अगला जो यहाँ पे पहलू है, अगला जो पहलू है जब हम आंसर राइटिंग की तरफ यहाँ पे देखते हैं कि जब भी हम किसी विषय को लिख रहे हैं तो कोशिश करो कि आप उसको प्रमाणित करें। जब भी आप कोई बात बोलते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटी के किसी विषय के ऊपर अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि जब भी पॉलिटी के ऊपर कोई भी नहीं के क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, इसके रेफरेंसेस देना आपको जरूरी है। बात लॉजिकल है और उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं के यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में कुछ तो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपको मान लो सर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन, अक्सर यूपीएससी में पूछा गया था कि भारत के दो कोस्ट है, एक ईस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। अब नहीं के क्वेश्चन ये पूछा गया था, दो तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा तूफान क्यों आते हैं, हमें कभी नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ गया। हमको ये पता होता है कि ज्यादा तूफान जो है बंगाल की तरफ दिख रहे हैं, उड़ीसा की तरफ दिख रहे हैं, तमिलनाडु की तरफ दिख रहे हैं, पर उसका कारण क्या है, क्लियर हो गया। अगेन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने ला रहा हूं, मुख्य परीक्षा के हिसाब से क्यों भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं, समझ में आ गया। ये क्लियर हो गया, मतलब वेस्टर्न कोस्ट के मछलियों को खुदकुशी करने का ज्यादा शौक है क्या, कि इधर ही जाएंगी इधर नहीं जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जब आपको यहाँ पूछे जाते हैं, अगर आप यहाँ पे अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में अगर आप मैप निकल के नहीं समझा रहे हैं, आप कितना भी यहाँ पे नहीं के ब्रह्म पुराण लिख दे, आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो कोशिश करें कि जिस विषय का आपको प्रश्न पूछा गया है उस विषय से संबंधित कुछ तथ्य जो है आपको लिखने पड़ेंगे। पॉलिटी में आर्टिकल्स वगैरह हो गया, लॉ एक्ट्स वगैरह आप यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। ज्योग्राफी में आप मैपिंग का इस्तेमाल करें, आप अल नीनो इफेक्ट का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारतीय कृषि के ऊपर क्या परिणाम गिरता है, ये बिना मैप के समझा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं समझा सकते, तो आपको मैप निकालना ही पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब निकालते वक्त ये इंश्योर करें कि उसको एकदम सूटेड स्पेसियस जो है आपको यहाँ निकालना है। अगेन हिस्ट्री के बारे में जब आप कुछ तो भी लिखते हैं तो कोशिश करें कि इतिहास के बारे में बड़े बड़े इतिहासकार, राजनीति तज्ञ ने कुछ कोट्स वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह वगैरह दिए हैं, समझ में आ गया। अब जैसे खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये स्टेटमेंट किसी ने तो भी बोला है। अब जब आप 1857 के बारे में कुछ तो भी लिख रहे हैं और झांसी की रानी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, डेफिनेटली आप ये कोट लिखिए, आप डेफिनेटली लिखिए, आपके आंसर राइटिंग का यहाँ पे वेटेज जो है यहाँ पे बढ़ेगा।
अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए किसी विषय के ऊपर अगर आप कोई तो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके आंसर राइटिंग में रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह, तथ्य फैक्ट्स वगैरह आने का बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। क्लियर हो गया, मुद्दा समझ में आ गया। अगले बात की तरफ चलते हैं। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी चीज का ध्यान रखना है, वो है हमारे फ्लो ऑफ राइटिंग का। किसका ध्यान रखना है? फ्लो ऑफ राइटिंग का। कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्विजिलेटर जो होते हैं ना, ये जब पेपर चेक करते हैं ना, पेपर चेक करते हैं ना, कुछ कुछ लोग नीचे कुछ कुछ चीजें इतनी फ्लुएंसी में बोलते हैं, इतनी फ्लुएंसी में लिखते हैं, ये तथ्य है। इन्विजिलेटर जो है पेपर चेक करने वाला, उसको 10 12:30 में से 7 मार्क्स दे देता, और रात के 2 बजे पवन सर वो उठ के सोचता है यार इसने तो कुछ काम का लिखा ही नहीं था, बट उसका फ्लो इतना सुंदर था कि उससे रहा नहीं गया, उसने इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, पॉजिटिव, निगेटिव, कंक्लूजन इतने सुंदर तरीके से लिखा था कि उसका फ्लो बहुत सुंदर था। कब आप कोई आंसर पढ़ते हैं तो उसका फ्लो, सीक्वेंस, कनेक्टिविटी काफी सुंदर होती है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। समझ में आ गया? आप पहला पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसका दूसरे पैराग्राफ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, मतलब आपके आंसर राइटिंग में क्या नहीं है? फ्लो नहीं है। मतलब जब आप पहले पैराग्राफ से, पहले मुद्दे से दूसरे मुद्दे की तरफ जा रहे तो वो आपस में क्या लगने चाहिए? कनेक्टेड लगने चाहिए। तो फ्लो ऑफ राइटिंग जो है आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। ये क्लियर हो गया, मुद्दा समझ में आ गया। अब शब्दावली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे तरीके से समझ लो। ये ऐसी चीज है कोई आपको दे नहीं सकता, ये आपको हर विषय से संबंधित शब्दावली जो है ये आपको निकाल के रखनी पड़ेगी। एक बहुत इजी सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब आप सर पूजा पाठ करते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है, रसिका मैडम यहाँ बैठी हुई है, क्या होता है कोई भी कार्यक्रम करते हैं, अभी कल ही नहीं क्या भाई दूज का कार्यक्रम था, मेरे यहाँ सारी कार्यक्रम लेट चलते रहते, कल मैं भाई दूज के कार्यक्रम के लिए गया था। अब वो क्या होता है, क्या करते हैं हम, मतलब ओवाड़ के कुछ तो भी लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, टीका, राइट। तो ये जो आपका टीका है, ठीक है, अब टीका लगाते हैं, कुकू लिया जाता है, ठीक है, कुकू के अंदर डाला जाता है चावल, भाजी, कौन भाजी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चावल जो है यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका चावल है ना सर, जब हम इस चावल को खाते हैं तो हम उसको चावल बोलते हैं, और जब यही कुकू के साथ मिला के जब लगाया जाता है उसे कहा जाता है अक्षत। है वो चावल ही। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, जब बहन लगा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं, अक्षत डालो बोलते। समझ में आ गया? हवन चलते रहता है पवन सर, रसिका मैडम, जब हवन चलते रहता है यहाँ पे सब आग वगैरह लगाने का प्रपंच लगा वाला है, तो पंडित बोलता है यहाँ पे कि अग्नि में तेल डालो, तो वो अग्नि वर्ड यूज करता है, वही नहीं बोलता कि आग में तेल डालो। ख्याल में आ रहा है? तो शब्दों का जो चयन है ना, ये हमें वो विषय और प्रश्न के हिसाब से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? पॉलिटी की अपनी शब्दावली है, इकोनॉमी की अपनी शब्दावली है, राइट? ये क्लियर हो गया? तो ये जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे आपके रीडिंग से, तब तक आपका आंसर राइटिंग अच्छा नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? मुद्दा समझ में आ गया? और प्रेजेंटेशन, ये बहुत मजेदार चीज है। आप लाइफ में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी में आपको बताने जा रहा हूं, इसके बदले आपको कुछ इनाम देना होगा तो बाद में दे देना कार्यक्रम के बाद। सर क्या होता है, प्रेजेंटेशन, चाहे वो बोलने की बात हो, लिखने की बात हो, हर चीज में पवन सर बहुत ज्यादा काम का है, गजानन सर, ठीक है। मतलब आपका आंसर, आप दो तरीके के यहाँ पे उत्तर पढ़ेंगे इन्विजिलेटर, एक नहीं क्या बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में, मतलब एक का नहीं क्या आंसर यहाँ पे लिखा वाला है, दूसरे नहीं के व्यक्ति का आंसर नहीं के यहाँ पे लिखा वाला है। अब मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं कि जब भी नहीं के पेपर चेक करने आते ना एमपीएससी यूपीएससी मेंस के राइटिंग वाले, तो यहाँ पे पेपर चेक करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले जो पेपर में बहुत अच्छे स्पेसियस तरीके से, वेल स्ट्रक्चर तरीके से जिसको लिखा गया ना है, वो उस चीज को सबसे पहले चेक करेगा। और जहां पे आप देखेंगे यहाँ पे टेढ़े मेढ़े, यहाँ पे नहीं क्या मूंगी मकोड़े दौड़ रहे, ऐसे हैंडराइटिंग होंगी ना, उसको नीचे डाल देगा, राइट, उसको नीचे डाल देगा। जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, सुटेड है, उसको सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा। अब मैं इसको लाइफ का उदाहरण मैं आपको देता हूं, इसका क्या इंपैक्ट गिरता है। टोंगसे सर, मैं और बहुत से लोग जो है काफी इंटरव्यूज वगैरह लेते रहते हैं, और इवन ये जो पैटर्न है ना पवन सर, अमोल सर, ये यूपीएससी के पैनलिस्ट, इन्विजिलेटर के ऊपर भी लागू होता है। ये एक तथ्य है, इंटरव्यू का भी मैं आपको तथ्य बताता हूं यहाँ पे, कि कोई व्यक्ति सर इंटरव्यू में
अगर बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल तरीके से जाए, बहुत ही एकदम टॉप टिप तरीके से जाए, ठीक है, अगर वो किसी प्रश्न का एकदम साधारण सा भी जवाब देता है ना, तो उसको 50 मार्क डाले जाते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप तथ्य पॉइंट समझने की कोशिश करिए। एक सुंदर व्यक्ति, सुंदर का मतलब मैं खूबसूरत नहीं बोल रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी जेंडर, अगर वो प्रॉपर तरीके से खुद को प्रेजेंट करता है ना, ठीक है, जब नहीं के वो इंटरव्यू में जाके एकदम साधारण से भी बात बोलता है ना अमूल सर, तो उसको 50 मार्क मिलते हैं। और वही व्यक्ति जो एकदम आदि मानव बन के जाता है, ठीक है, उसको अगर 50 मार्क्स प्राप्त करने हैं ना, तो उसको एकदम सोक्रेटिस लेवल के आंसर देने पड़ेंगे। तो एक सुंदर व्यक्ति, प्रेजेंटेबल व्यक्ति बहुत साधारण सी भी सर बात बोलता है ना, तो ऐसा लगता है वाह क्या बात होगी। और वही व्यक्ति आदि मानव शक्ल वाला आदमी, वो सोक्रेटिस एरिस्टोटल बनना पड़ेगा, तब हम उसको बड़ी मुश्किल से 45 मार्क्स देंगे। तो यही जो लॉजिक है ना, आपके आंसर राइटिंग के प्रेजेंटेशन में भी लागू होता है। आपका प्रेजेंटेशन अगर बहुत अच्छा रहा ना, स्पेसियस रहा, वेल स्ट्रक्चर रहा, वेल हैंड राइटिंग वाला रहा, तो आप समझ लो आप हर प्रश्न में औरों से 1.5-2-3 मार्क्स क्या कर रहे हैं, एडिशन में, एडवांस में चल रहे हैं। तो आपके आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे हमेशा क्या करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इसके बाद अगेन कुछ बातें जो है यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। आप देखिए, कभी भी जो अपनी के आप कोई आंसर लिखते हैं, तो कोशिश करिए कि आप उस विषय का एकदम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन जो है ये 3 से 5 लाइन का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, 200 शब्दों का नहीं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न है तुरंत उसके मेन बॉडी की तरफ आप आइए, ठीक है। अब मेन बॉडी की तरफ जब आप आते हैं तो दो तरीके के यहाँ पे पैटर्न होते हैं। कुछ लोग प्रीफर करते हैं कि वो पैराग्राफ तरीके से लिखे, कुछ लोग प्रीफर करते हैं कि वो पॉइंट वाइज जाए, मतलब 1 2 3 4 5 लिखें, और कुछ लोग कोशिश करते हैं पैराग्राफ वाइज जाए, और कुछ लोग क्या करते हैं टाइटल या फिर आपका सब टाइटल वाला जो पैटर्न होता है ना, उस हिसाब से जाए। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप तीनों भी पैटर्न से जा सकते हैं, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बट आप जाते हैं तो कुछ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं क्या इंट्रोडक्शन, तो आपको इंट्रोडक्शन तो पॉइंट में आप देंगे नहीं, वो 4-5 लाइन में लिखना ही पड़ेगा पैराग्राफ पैटर्न में। अब जब आप नहीं क्या पैराग्राफ पैटर्न में अगर आपके आंसर के मुद्दे लिखना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि आपके पैराग्राफ 4 से 5 लाइन से बड़े ना हो। समझ में आ गया? छोटे छोटे आपको पैराग्राफ लिखने हैं, तो ये लंबे पैराग्राफ लिख ले 1.5-1.5 पेज के, तो जो पढ़ने वाला है ना, उसको नया मुद्दा ढूंढने के लिए नए पैराग्राफ के जाना सहज हो जाएगा कि भाई नया पैराग्राफ नया मुद्दा, नया पैराग्राफ नया मुद्दा, वो एक्सेस करेगा, आपको मार्किंग देगा। क्लियर हो गया? उसके बाद टाइटल सब टाइटल डाल के भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। एंड अगेन नंबरिंग वाइज भी जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 से लेके 5 मुद्दे आपने लिख लिए, जो एक्सपेक्टेड था 5 मुद्दे आगे आपको मार्क्स दे देगा। तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। आप पैराग्राफ पैटर्न में आंसर राइटिंग करें, टाइटल सब टाइटल डालिए, उसके बाद आप प्रश्न लिख आंसर लिख सकते हैं, और नंबरिंग वाइज 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लिखिए। एंड अगेन यूपीएससी एमपीएससी के जो भी इन्विजिलेटर हैं, आयोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब भी आप कोई विषय लिखते हैं, अगर वो विषय ऊपर नीचे है, तो आप कोशिश करो कि उसके नीचे कुछ सजेशंस, मतलब उस विषय के ऊपर। समझ में आ गया? मान लो आप देखते हैं भारत में अक्सर नहीं क्या बहुत सारे नेशनल कैलेमिटीज वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ गया, फ्लड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, राइट, तो आप बहुत गालियां मत दो, सरकार ऐसी सरकार वैसी, पानी वानी वगैरह वगैरह कुछ मत बोलिए। यहाँ पे आपको बोलना है कि ये फ्लड को रोकने के लिए हम क्या सोल्यूशन, क्या सजेशन जो है हमने करने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, और भी अवेयरनेस लेवल पे, ये आप दीजिए, ठीक है। एंड देन आपका जाएगा यहाँ पे एक तरीके से कंक्लूजन। ये क्लियर हो गया? तो ये पैटर्न जो है आप आंसर राइटिंग में फॉलो करिए। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, मेन बॉडी आप इस पैटर्न से लिख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम वहां दी गई है उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन आप देंगे, तो वो कहना कि नहीं क्या आईएएस अधिकारी या फिर डिप्टी कलेक्टर या बड़े लेवल के लोगों में कमीशन जो है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्या दें, कुछ तो भी सजेशंस, या फिर सरकार के लिए कुछ तो भी सोल्यूशन जो है आपको यहाँ पे देने चाहिए। ये क्लियर हो गया? मुद्दा समझ में आ गया? तो इस तरीके के पैटर्न से आप आपका आंसर राइटिंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चर की जब आप यहाँ पे बात करते हैं, तो इस तरीके की जो चीज है यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार चीज सर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, नहीं तो हो सकता मुझ पे केस वेस भी हो जाए। एक नीके जब पवन सर एमपीएससी का बहुत पहले नीके राइटिंग पैटर्न हुआ करता था, ठीक है, अब जब राइटिंग पैटर्न बंद हो गया, तो वो जो व्यक्ति थे जो उनके आंसर राइटिंग चेक करते थे ना,
ठीक है, वो किसी कारणवश मुझे पता नहीं था, मिल गए। उन्होंने मुझे वो बताया था कि हम कभी भी आंसर चेक ही नहीं करते बोलते। उनके पास जब पेपर आते थे, अमूल सर, रसिका मैम, वो आपने लिखे हुए पेपर चेक ही नहीं करते। उनके पास आगे गट्टे यहाँ पे 150 पेपर आ गए, वो चेक ही नहीं करते। वो बोलते मजा ले किसी की कि हमसे पेपर चेक करवा ले, पेपर ही चेक नहीं करते। वो क्या करेंगे, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, पहले प्रश्न को एक्सपेक्ट करते कि इस व्यक्ति का बेस्ट आंसर होगा। अब पहले प्रश्न पे अगर उसको नहीं किया 10 में से 4 मार्क्स मिल रहे ना, तो ये समझते हैं कि इसका बेस्ट आंसर है। तो हर क्वेश्चन का जो मार्किंग है पवन सर, वो 4-3 4-3 4-3 4-3 देते हैं। बहुत कभी दुर्लभ होता है एक आधे विद्यार्थी का इतना सुंदर आंसर होता है कि वो उनको चेक करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। क्या करता है, मजबूर करता है। तभी हम चेक करते हैं, तब हम खुशी खुशी नहीं क्या उसको मिठाइयाँ बांट के मार्क्स देते हैं बोलते हैं। समझ में आ गया? आप इतनी मेहनत कर रहे कौन सर, ये इनके पेपर ही चेक नहीं कर रहे हो। समझ में आ गया? बस 3-4 3-4 3-4 बिने पड़े आपकी मार्किंग हो रही। समझ में आ गया? मैं व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। इस तरीके से आपके पेपर्स की यहाँ पे चेकिंग होती है, मजाक है ये। अब इसमें एक नया पैटर्न पवन सर आपको पता होगा, सभी विद्यार्थी को पता होगा, पेपर 4 जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है आपका इथिक्स इंटीग्रिटी। ठीक है, इथिक्स का पेपर जो है आपको एमपीएससी के पेपर 4 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसका इतना डर, भयानक डर, समझ में आ गया? बट मैं आपको यहाँ बता दूं, इससे इजी कोई पेपर नहीं है, इससे यूजफुल कोई पेपर नहीं है। जब आप प्रशासक बनेंगे तो ये नैतिक वाले मापदंड जो है आपके जीवन में हमेशा आने, मतलब आने ही वाले हैं। एक छोटी सी केस स्टडी किस तरीके से सॉल्व की जाती है, ऑलमोस्ट समझ लो कि आपको यहाँ पे 120 मार्क्स के लिए आने वाले समय में केस स्टडी वाला पैटर्न जो है आपको यहाँ पे आएगा। एक केस स्टडी मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको हम आमने सामने यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। टोंगसे सर यहाँ पे बैठे हुए, काफी उन्होंने देश विदेश के काफी बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे सॉल्व किया है, बनाया है। तो उसी क्षेत्र की एक मैं केस स्टडी आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ और समाप्त करूंगा। देखिए, एक केस स्टडी है आपके सामने। केस स्टडी ये है कि समृद्धि महामार्ग जैसा एक निका हाईवे जो है ये यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा बनने वाला है। क्या है, केस स्टडी की शुरुआत कहां से हो रही है, समृद्धि महामार्ग बन गया। ठीक है, अब जहां पे भी कोई भी निका एक बहुत बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट जो बनने वाला रहता है, तो टोंगसे सर को पता है कि वहां पे उसका पहले से क्या बन जाता है, प्लानिंग बन जाता है कि टेंटेटिव ये जो निका आपका जो रूट है ये पहले से, मतलब कहां से किसको कनेक्ट करना है, मान लो नागपुर से मुंबई का दूसरा और एक हाईवे हमको बना देना है, तो वो रास्ता कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना। समझ में आ गया? तो अब क्या हुआ कि एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर जो भी है, ठीक है, आपको नहीं क्या यहाँ पे इसका वर्क दिया गया था। आपने नहीं क्या ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, जो नहीं क्या प्रोजेक्ट का नहीं क्या जो रूट होना चाहिए ये नहीं क्या बना दिया। अब ये प्रपोजल लेके आप नहीं क्या मंत्री के पास चले गए, जो भी रस्ते वस्ते वाला मंत्री उसके पास चले गए। अब वो मंत्री ने क्या बोला, सर कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, गले लगा लिया, बट इसमें छोटी सी आप क्या कर लो, सुधारना कर लो कि ये रास्ते से क्या करो, इसको थोड़ा बहुत डिग्री में आप टर्न कर लो और इसको ऐसा लेके जाके ऐसा आप क्या करो, अटैच करो। अब ये बोलने के पीछे उसका उद्देश्य ये था पवन सर कि इस रास्ते पर, ये जो रास्ता है यहाँ पे इसकी नीचे ऑलमोस्ट समझ लो 100 एकड़ की क्या है, जमीन है। क्या है, उस मिनिस्टर की 100 एकड़ की जमीन है। अगर इतना प्रेस्टिजियस हाईवे प्रोजेक्ट अगर उसके रोड की तरफ से, उसके लैंड की तरफ से अगर जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके जमीन के भाव क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएंगे, राइट। उसने प्रपोजल दिया, सब अच्छा है, बस इतना करो कि 10-20-50 किलोमीटर के लिए इस रास्ते को इधर से घुसा के फिर सीधा करो ना, फिर तुमको जहां लेके जाना है पाकिस्तान में घुसा दो, मुझे कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया? बस मेरे खेत के सामने से ये रास्ता जाना चाहिए। समझ में आ गया? आप टेंशन में आ गए कि यार मैंने अच्छा प्लानिंग करके रखा था, ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये इसके खेत के सामने से नहीं क्या प्रॉपर रास्ता जाना चाहिए। अब ये नहीं क्या सर केस स्टडी है, आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, मिनिस्टर बड़ा आदमी है और उसने ये भी आमिष दिया, आश्वासन दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बीवी, आपके बच्चे और आपके लिए एक बहुत बड़ा लग्जरियस फ्लैट जो मैं आपको बुक करता हूं और इसी जमीन के अंदर मैं आपको नहीं क्या 1 एकड़ जमीन गिफ्ट कर दूंगा। समझ में आ गया? अब सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। समझ में आ गया? इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब यहाँ पे किस तरीके की नैतिकता आपको यहाँ पे ख्याल में रखनी है। अब बहुत से विद्यार्थी बोलेंगे सर इतने में तो मैं मानता नहीं, वो 1 एकड़ दे रहा, 5 एकड़ दे तो थोड़ा बहुत मैं सोच भी सकता था। यहाँ से शुरू नहीं करना है। अब शुरू कैसे करना है, हमको यहाँ पे शुरू कैसे करना है, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है। केस स्टडी सभी को ख्याल में आएगी, क्या है, आपके ऊपर
मिनिस्टर ने बोल दिया कि रास्ते को इधर लेके जाओ, और आप नैतिक दृष्टि में यहाँ पे एक इथिकल डिलेमा में यहाँ पे फंस गए। अब यहाँ पे एक नहीं क्या, एक एस्पिरेंट की, एक प्रशासक का यहाँ पे दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि आप नेता की जो बात है और आपकी जो नहीं क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग है, इसमें और उसमें तुलना करेंगे। अब सबसे पहली जो चीज है, अब ऑब्वियसली आपका क्या तर्क होगा कि नेता ने जो सजेशन दिया है वो रॉन्ग ही होगा, बट आपको नैतिक तौर पे सभी डायमेंशन से ओपन रह के इस विषय को सोचना है। आपको क्या सोचना है कि भाई नेता जो है ना, इसने क्या बोला है कि रास्ता ऐसा लेके जाके ऐसा लेके जाना है, ठीक है, ऐसा बोला है, ठीक है, आपने सीधे रास्ते की यहाँ पे सिफारिश की है, ठीक है। अब आपका क्या नहीं कि यहाँ पे वर्क होगा, आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि नेता ने जो रास्ता सजेस्ट किया है कि भाई आपको ऐसा लेके जाके ऐसा उसके खेत के पास से लेकर जाना है, पवन सर, गजानन सर, अब ये जो नहीं क्या रूट जो बताया गया है यहाँ पे, ये जो रूट जो है यहाँ पे बताया गया है, इस रूट में टेंटेटिव मतलब जो आपकी सरकार है उस सरकार को कितना खर्च आ रहा है, ये सबसे पहले आप वैल्यूएशन कर लो, ठीक है। ये रास्ता बनाते वक्त कितने सारे पेड़ वेड़ जो है इसकी कटिंग वटिंग हो रही है, ये रास्ता बनाते वक्त कितने लोगों का लैंड एक्विजिशन जो है यहाँ पे हो रहा है, उसका अमाउंट कैलकुलेशन वगैरह वगैरह हम कर लेंगे, ठीक है। चौथी चीज कि इसमें हमारा कितना टाइम और एनर्जी जो है ये सब जारी है, मूल्यांकन करना पड़ेगा ना कि नेता ने जो नहीं के यहाँ पे एक प्लान दिया है उस प्लान में कितना खर्च लग रहा है, ठीक है, उसमें कितने पेड़ कट रहे हैं, कितने लोगों की जमीन वगैरह जा रही है और कितना टाइम और एनर्जी लग रहा है। और टोंगसे सर और विद्यार्थी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अगर नेता ने ब्लफ में भी या सस्ता नशा करके भी ये प्लान बनाया होगा और अगर वो प्लान में आपके बनाए प्लान से कम खर्चा लग रहा, आपके बनाए प्लान से कम पेड़ कट रहे, आपके बनाए प्लान से कम जमीन का एक्विजिशन हो रहा है, इजीली हो रहा और कम टाइम में बन रहा, तो आपको ये प्रपोजल मानने में कोई हरकत होनी चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि आप रैशनली सोच रहे हैं, क्योंकि आपके प्लान से भी अच्छा प्लान तो इसका है। अब उसके खेत के पास से जा रहा तो उसकी किस्मत है, जैसे पवन सर ने बोला राजयोग वाला कंसेप्ट, ठीक है, खेत भी है हाईवे भी जा रहा, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसका सजेशन मानने में आपको कुछ दिक्कत है क्या? क्योंकि ये तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, इंटरेस्ट के लिए है, राइट, तो आप इसका सजेशन मान लेंगे। बट अक्सर नेता बेवकूफ होते हैं, ऐसे सजेशन वो अच्छे देते नहीं है। अब आप बोलेंगे अगर आपका मूल्यांकन ये आया कि यहाँ पे खर्च भी ज्यादा हो रहा है, पेड़ भी ज्यादा कट रहे हैं, जमीन का एक्विजिशन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है और टाइम भी यहाँ पे डबल लग रहा है, अब आप यहाँ पे लटक गए। अब नेता एकदम जिद्दी, नेता जो होता है ना एकदम जिद्दी किस्म का होता है, उसका ईगो अमोल सर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, समझ में आ गया। अब ये जो नेता होता है ना, इसके प्रपोजल के अगेंस्ट आपके पास तर्क निकले कि बहुत ज्यादा खर्चिक है, इससे पब्लिक रिसोर्सेज जो है बर्बाद होने वाले हैं, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे इस प्रपोजल के साथ? अक्सर नहीं क्या विद्यार्थी लिख देते कि हम इस विषय को लेकर जाके चले जाएंगे मीडिया के पास। एज अ सिविल सर्वेंट आप मीडिया से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। स्टेप क्या होंगी? सबसे पहला जो स्टेप है आप यहाँ पे लेंगे, अगर ये जो प्रपोजल है अगर ये रॉन्ग है, सबसे पहला स्टेप जो है आप यहाँ पे लेंगे, अच्छी तरीके से ख्याल में रखिएगा कि ये जो नहीं क्या प्रपोजल है, ये प्रपोजल लेके आप नहीं क्या सबसे पहले तो मिनिस्टर से ही बात करेंगे, ठीक है। किससे बात करेंगे? सीधा मिनिस्टर से ही बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनको समझाने की, सर ये मेरा प्रपोजल है, ये आपका प्रपोजल है, राइट, ये मेरा प्रपोजल है, ये आपका प्रपोजल है, आपके प्रपोजल में खर्चा, टाइम, पेड़ वेड़, जमीन वमीन सबका ज्यादा यूज हो रहा है, मेरे प्रपोजल में सारी चीजें बच रही हैं। अब अल्टीमेटली बोलना सर आपको इससे फायदा ही क्या हो रहा है? फायदा क्या हो रहा है? आपकी बस 100 एकड़ की लैंड के भाव बढ़ जाएंगे। आप उनको कन्विंस कीजिए, बोलना सर आज आरटीआई जैसा एक्ट आ गया है, विसल ब्लोअर जैसे एक्ट आ गए हैं, मीडिया, सोशल मीडिया का जागृतिकरण काफी ज्यादा हो गया है, तो ऐसे जो घोटाले घपले हैं आजकल छुपना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल है, समझ में आ गया। और सर बोलना आज अभी आप मिनिस्टर है बोलना, मैं आपको रेट करता हूं बोलना क्या मुख्यमंत्री बन जाए, आप नहीं क्या प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये 100 एकड़ के लालच के चक्कर में और छोटे मोटे घोटाले घपले के आरोप के चक्कर में आप आपका अच्छा पॉलिटिकल करियर क्यों दाव पे लगा रहे हैं? समझ में आ गया? आपको ये समझाना पड़ेगा। कन्विंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण आर्ट है, आपको यहाँ पे बहुत पोलाइट हम्बल तरीके से उसको समझाना पड़ेगा। वो आपके सामने मना करेगा, नहीं नहीं मैं तेरे जैसे छोटे इंजीनियर की बात की सुनूं, बट जब वो चले जाएगा ना वाकई में सोचेंगे बात तो सही बोल रहा, 100 एकड़ के लालच में मेरे मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, बड़े बड़े जो प्रमोशन है कहना कि रुक जाएंगे। वो सच में दरवाजा बंद करके क्या करेंगे, इस बारे में विचार करेंगे। अब मान लो फिर भी इसने नहीं क्या सुना, नहीं एकदम जिद्दी किस्म का ये क्या है मंत्री है,
तो अब सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे रहेगा कि आप उसी राज्य के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ठीक है, आप मिल सकते हैं, आप प्रशासक के तौर पे मिल सकते हैं, आप उस राज्य के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री को बात बताएंगे कि आपके ही जो निके प्यारे मंत्री है उनका ऐसा ऐसा प्रपोजल है। समझ में आ गया? आप भी बताओ तो आपकी कोई जमीन होगी तो मैं वहां से रास्ते घुसा देता, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप बताएंगे कि आपके मंत्री ने जो प्रपोजल दिया और मेरा जो प्रपोजल है वो ज्यादा लोगों के हित में है, ये लोगों के हित में नहीं है। आप कोशिश करिएगा, उनको भी बताइएगा कि सिर्फ आपकी सरकार है, आपके सरकार के ही मंत्री का अगर ऐसा कोई स्कैम आगे आ गया तो अल्टीमेटली आपके गवर्नमेंट को क्या है, यहाँ पे धोखा है। आप अगेन उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्री को समझाया तो मंत्री को क्या करना पड़ेगा, अपनी जिद वापस करनी पड़ेगी और इंटरनली वो मैटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है कि अगेन आप यहाँ पे नहीं क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी संबंधित मंत्रालय विभाग है उनको कन्वे कर सकते हैं। सेम बात, समझ में आ गया? और इसके बाद भी अगर इसके बाद भी यहाँ पे नहीं क्या आपको लगा कि ये भी मानने के लिए रेडी नहीं है तो लास्ट में आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन होगा कि जब नहीं क्या ये रास्ता बन रहा था, जब ये हाईवे बन रहा था तो नहीं क्या सर को पता होगा कि किसी भी प्रपोजल के ऊपर एक्सपर्ट लोग अपनी अपनी क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं कि भाई ये जो रास्ता बन रहा था मेरा सजेशन था कि यहां से न बांध के ये इधर बांधा जाए। आप अपने सारे इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस, थ्योरी, पॉइंटर जो है नोट में लिख के सबमिट कर दे गवर्नमेंट को और वहां से आप रिजिग्नेशन दे दे। अब यहाँ पे क्या होगा कि भविष्य में जाके जब नहीं क्या यहाँ पे हो सकता है कि उस स्कैम समझ में आ जाए कि रास्ता सीधा भी जा सकता था, इधर से क्यों डाल दिए। तो आपने जब आप प्रोजेक्ट इंजीनियर थे, आपने जो नहीं क्या ईमानदारी से वहां पे सजेशन दिए थे, नोटिंग दी थी कि रास्ता यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए, तो आपके नोटिस, आपके सजेशंस, आपकी रिपोर्टिंग जो है वो पब्लिक के सामने आएंगे और ये सामने आएगा कि आपने उस समय कितने ईमानदारी के साथ नहीं क्या अपने काम, अपने रिपोर्टिंग किए थे। समझ में आ गया? तो ये आपके सामने यहाँ पे क्या होगा, फाइनल ऑप्शन रहेगा। मीडिया के पास जाना, ये लिखना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप एकदम इमेच्योर आंसर लिखो। इस तरीके से आपका क्या आंसर रहेगा, आखिरी में आप क्या करें, नोट और रिपोर्टिंग कर दे मेरी प्रोजेक्ट और उसके प्रोजेक्ट में क्या खामियां खमियां है वगैरह वगैरह लिखे और वहां से आप उस प्रोजेक्ट से क्या कर दे, जयराम जी की यहाँ पे बोलते। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप किसी भी केस स्टडी को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस केस स्टडी से आपने नैतिक मूल्य की रक्षा कर ली, सरकार के जो रिसोर्सेस है उसका जतन संवर्धन कर लिया, पब्लिक इंटरेस्ट को आपने यहाँ पे क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ये क्लियर हो गया? मुद्दा समझ में आ गया? और जो पॉलिटिशियन जो सोचते हैं कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके सामने आपके जैसे सिविल सर्वेंट एक चैलेंज बन के खड़े हो सकते हैं, ये इनके सामने हमेशा नहीं के बात होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप किसी केस स्टडी को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में एक इतना बताऊंगा, कभी कभी सर ऐसा अक्सर जीवन में फैसला लेना पड़ता है कि आप प्रेमिका को बचाए या माँ को बचाए, दोस्त को बचाए या पिताजी को बचाए। अब ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते बट ऐसे क्वेश्चन कभी आ भी जाए, आपको पूछ ली जाए, तो यहाँ पे मूल्य का सवाल होता है कि आप कौन से मूल्य को यहाँ पे प्राथमिकता देना चाहेंगे। एक लास्ट एग्जांपल आपको दूंगा कि आपका मित्र है अमोल सर, वो नहीं कि आपके पास नहीं कि एक दिन आता है रविवार के दिन, ठीक है, इंडिया फाइनल में मैच हार गया, उसी दिन वो आपके पास आता है, आपके पास आता है और अपनी गन, अपने चाकू छुरी तलवार जो है वो आपके पास रख के जाता है। ठीक है, जंग खाए हुए चाकू छुरी थी, गन भी अच्छी थी, ठीक है, रख के जाता है, बोलता है कि बरोबर एक हफ्ते के बाद मैं आऊंगा, ठीक है, बरोबर एक हफ्ते के बाद आऊंगा, मुझे लौटा देना। ठीक है, आपकी इंटीग्रिटी क्या बोलती है कि उसने आपको दिया, आपका काम है उसको लौटा देना। ठीक है, सत्यनिष्ठता का यहाँ पे लॉयलिटी का मूल्य जो है यहाँ पे लागू होता है। अब संडे के दिन नहीं क्या वापस आता है, वो संडे के दिन आपका मित्र नहीं क्या होता है, वापस आता है। वापस आने के बाद संडे के दिन जब वो वापस आता है ना अमोल सर, तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, बहुत ही ज्यादा नहीं क्या एक तरीके से नहीं क्या उसके सर के ऊपर, दिमाग के ऊपर टेम्पर जो है ये क्या है यहाँ पे चढ़ा हुआ है। अब वो वापस आता है और आपको बोलता है कि उसकी संडे को दी हुई तलवार, बंदूक, छुरी, कांटे वाटे, बेलन वेलन सब मुझे चाहिए। इंटीग्रिटी क्या बोलती है यहाँ पे कि आपने, आपका ही मित्र है, पिछले संडे को उसने जो हथियार दिए थे आपको लौटा देनी चाहिए। सत्यनिष्ठता, लॉयलिटी का मूल्य अगर आपने कि यहाँ पे ऊपर रखेंगे तो आप उसको इजीली क्या कर देंगे, उसका सामान उसको वापस दे देंगे, राइट।
बट इससे बड़ा मूल्य क्या है यहाँ पे? पब्लिक इंटरेस्ट। इससे बड़ा मूल्य क्या है यहाँ पे? लोकहित। इससे बड़ा मूल्य है यहाँ पे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। आप इस अवस्था में अगर वो व्यक्ति गुस्से में है, नशे में है, टेम्पर में है, उस व्यक्ति को उसके ही हथियार जो आपके पास थे देने से मना कर देंगे। भले ही आप यहाँ पे कुछ समय के लिए डिसलॉयल हो गए, बट उस हथियारों से उस समय होने वाली कुछ आपदा, दुर्घटना को आपने क्या कर दिया? यहाँ पे रोक दिया। आपने पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखा, लॉयलिटी को नीचे रखा। तो आप जब भी ऐसे क्लैशेस आते हैं तो कौन से मूल्य को आप चुनते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, कौन से मूल्य को सेकेंडरी रखते हैं, ये भी अगेन आपको यहाँ पे फैसला करना होता है। तो एनीवेज अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि एमपीएससी में मुख्य परीक्षा में जो आंसर राइटिंग वाला पैटर्न आया ना, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पुराने पैटर्न के कंपैरिजन में ये बहुत इजी है। और टोंगसे सर अक्सर मुझे विद्यार्थी पूछते हैं, रसिका मैम, कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है? पवन सर, अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है? एक ही लाइन बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा आंसर अगर आपको लिखना है ना, उसके लिए आपको 100 खराब आंसर लिखने पड़ेंगे। समझ में आ गया? बट इसी की लोगों की तैयारी नहीं होती। वो ऐसा एक्सपेक्ट करते कि मेरा पहला ही आंसर ऐसा होगा कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड का होगा और मुझे उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश करिए अच्छा आंसर लिखने की शुरुआत आज से ही करिए। खराब 100-200 आंसर जब तक आप नहीं लिखेंगे ना, आपका आंसर नहीं आएगा। और आपको यूपीएससी एमपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक जो आंसर है 8 मिनट में लिखना पड़ता है। कितने मिनट में? 8 मिनट में। तो कोशिश करो कि पहले 20 मिनट में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, फिर 15 मिनट में, फिर कोशिश करो कि 10 मिनट में। जब आप टाइमर लगा के लिखोगे ना, तो आपके शब्दों का अल्टरेशन भी वो टाइमिंग के हिसाब से होगा, मुद्दों का प्रेजेंटेशन भी टाइमिंग के हिसाब से होगा। ऐसे 100 खराब आंसर लिखो, 101वां जो आपका आंसर होगा निश्चित तौर पे बेस्ट होगा। तो आशा करता हूँ निश्चित तौर पे अच्छे आंसर आप लिखेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे। अंत में जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि सूर मेरी साधना में शेष रहना चाहिए। सूर मेरी साधना में शेष रहना चाहिए। हम तुम रहे ना रहे, ये मेरा देश रहना चाहिए, ये मेरा देश रहना चाहिए। शुक्रिया।